3 जुलाई को भारत के एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर सतलुज नाम की एक फिल्म रिलीज हुई। लोग अभी इस फिल्म को देखने के लिए लॉग इन ही कर रहे होते हैं कि ठीक 48 घंटों में फिल्म अचानक प्लेटफॉर्म से गायब हो गई। अगली सूचना तक फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसे भारतीय दर्शकों से छिपाना इतना जरूरी समझा गया? तो आज के इस वीडियो में हम इस मूवी का रिव्यू नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम उस डार्क, कड़वे और रोंगटे खड़े कर देने वाले सच की फाइलें खोलने वाले हैं जिसे लेकर आज भी बहस जारी है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश और आज की रिपोर्ट में देखिए पंजाब का वो सच जिसे 48 घंटों में गायब कर दिया गया। और कौन थे जसवंत सिंह खालरा? क्या वो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे या फिर देश की सुरक्षा के लिए खतरा? तो इस कहानी की शुरुआत होती है 90 के उस दशक से, उस पंजाब से जो जल रहा था, लेकिन ये आग अचानक नहीं लगी थी। इसके पीछे थी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, धार्मिक भावनाएं और केंद्र सरकार की कुछ ऐसी नीतियां जिनके बारे में कई इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने पंजाब में बढ़ते उग्रवाद की परिस्थितियों को और भी मुश्किल बना दिया। साल 1982 में जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने अकाली दल के साथ मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया। देखते ही देखते पंजाब में हिंसक घटनाएं, राजनीतिक हत्याएं और टारगेट किलिंग्स का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरे सूबे को खौफ में डाल दिया। जब हालात बेहद गंभीर हो गए तो भिंडरावाला और हथियारबंद समर्थक खुद को बचाने के लिए सिखों के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर के अंदर चले गए और वहां हथियारों का एक बड़ा जखीरा जमा कर लिया। जून 1984 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे पंजाब समेत पूरे भारत को दहला दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर मौजूद हथियारबंद उग्रवादियों को बाहर निकालने का आदेश दिया। इस सैन्य कार्रवाई में टैंक और भारी तोपों का इस्तेमाल हुआ। अकाल तख्त की ऐतिहासिक इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा और भिंडरावाले समेत कई लोग मारे गए। लेकिन इस ऑपरेशन ने सिख समुदाय के एक बड़े वर्ग के दिलों पर ऐसा घाव छोड़ा जिसकी कल्पना शायद दिल्ली में बैठे हुक्मरानों ने नहीं की थी। और जो आंदोलन पहले कुछ उग्रवादी गुटों तक सीमित था, वो इस घटना के बाद एक व्यापक जन आक्रोश की वजह बन गई। कहानी यही नहीं रुकी। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी के ही सिख बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली, कानपुर और देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। हजारों बेकसूर सिख मारे गए। सिस्टम तमाशा देखता रहा और इसी अलगाव के चलते पंजाब का एक बड़ा युवा वर्ग हथियार उठाकर खालिस्तान नाम के एक अलग देश की मांग करने वाले उग्रवादी संगठनों में शामिल होने लगा। इस घटना से पूरा पंजाब ही नहीं, केंद्र सरकार भी दहल गई। उग्रवादी संगठनों को खत्म करने के लिए सरकार ने पंजाब पुलिस को बड़े अधिकार दिए। किसी भी कीमत पर आतंक का खात्मा ही उनका टास्क था और इस अभियान के मुखिया थे पंजाब पुलिस के तत्कालीन डीजीपी KPS गिल, जिन्हें कुछ मानवाधिकार समूह और आलोचक पंजाब का कसाई भी कहते हैं, जबकि सरकार और उनके समर्थक उन्हें सुपर कॉप के रूप में देखते हैं। लेकिन आरोप है कि इस काउंटर इंसर्जेंसी के पीछे एक खौफनाक खेल भी चल रहा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं ने अपनी रिपोर्ट्स जैसे प्रोटेक्टिंग द किलर्स और पॉलिसी ऑफ इम्प्यूनिटी इन पंजाब में आरोप लगाया कि उस दौर में कुछ मामलों में उग्रवादियों को पकड़ने या मार गिराने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कार और तेज प्रमोशन दिए जा रहे थे। हालांकि इन आरोपों को लेकर उस समय की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का पक्ष अलग है। आरोपों के मुताबिक कुछ पुलिसकर्मियों को असामान्य रूप से प्रमोशन मिले। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार पैसे और पद के इस लालच ने सिस्टम के एक हिस्से को अंधा बना दिया। आरोप ये भी थे कि कुछ मामलों में पुलिस सिख परिवार के युवाओं को सिर्फ शक के आधार पर उठा लेती थी। इसके बाद उनके परिवारों से मोटी फिरौती मांगी जाती थी। जो परिवार पैसे दे देता उसका बच्चा बच जाता और जो नहीं दे पाता उसके बारे में आरोप था कि उसे फर्जी मुठभेड़ में मार दिया जाता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर लगातार इतने लोग मारे जा रहे थे तो उनके शव कहां जा रहे थे? यहीं से सामने आता है पंजाब पुलिस पर सबसे विवादित और खौफनाक आरोप। वो था गैर कानूनी अंतिम संस्कार। सबूत मिटाने के लिए कुछ मामलों में पुलिस इन शवों को उनके परिवारों को नहीं सौंपती थी, बल्कि उन्हें गुपचुप तरीके से स्थानीय श्मशान घाटों में ले जाया जाता था। वहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रजिस्टरों में उन्हें लावारिस या अज्ञात शव के रूप में दर्ज कराया जाता था और बिना किसी धार्मिक रीति रिवाज के उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। और इसी कथित सच के सामने दीवार बनकर खड़े हुए एक साधारण बैंक अधिकारी जसवंत सिंह खालरा।
इतिहासकार और सिख राजनीतिक विचारक अजमेर सिंह की चर्चित जीवनी शहीद जसवंत सिंह खालरा सोच संघर्ष ते शहादत में लिखा गया है कि जसवंत सिंह कोई नेता नहीं थे, न ही उनके हाथ में कोई बंदूक थी। वो मूल रूप से अमृतसर के सेंट्रल बैंक में एक साधारण बैंक डायरेक्टर थे जो अपनी पत्नी बीबी परमजीत कौर और बच्चों के साथ एक शांत जिंदगी जी रहे थे। छात्र जीवन में खालरा मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा यानी नक्सलबाड़ी आंदोलन से जुड़े एक कॉमरेड थे। अजमेर सिंह की किताब के अनुसार 1984 में जब स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उसके बाद देश भर में जब सिख विरोधी दंगे भड़के तो जसवंत सिंह अंदर से हिल गए। उन्हें लगा कि कम्युनिस्ट पार्टियां सिखों के दर्द और मानवाधिकारों के इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश हैं। इसके बाद उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा छोड़ दी और शिरोमणि अकाली दल के मानवाधिकार विंग के जनरल सेक्रेटरी बन गए। जब उन्होंने ये रास्ता चुना तो उनके कई पुराने कम्युनिस्ट साथियों ने उन्हें सांप्रदायिक और गद्दार तक कहा। लेकिन सवाल यह है कि एक पूर्व कॉमरेड कथित तौर पर हजारों अज्ञात शवों के मामले तक कैसे पहुंचा। किताब के मुताबिक साल 1992 में उनके एक बैंक साथी प्यारा सिंह भी एक दिन आम सिख युवाओं की तरह लापता हो गए। अपने दोस्त की तलाश में भटकते हुए जसवंत सिंह ने जब सरकारी रिकॉर्ड और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रजिस्टरें खंगालने शुरू किए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन रजिस्टरों में हजारों ऐसे अंतिम संस्कार दर्ज थे जिनके शव पुलिस लेकर आई थी और जिनके आगे केवल एक ही शब्द लिखा था, लावारिस या अज्ञात शव। जसवंत सिंह ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और बाद में दावा किया कि ऐसे मामलों की संख्या 25,000 तक हो सकती है। हालांकि यह आंकड़ा आज भी विवाद का विषय है और अदालतों ने इस संख्या की पुष्टि नहीं की। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर पंजाब समेत देश भर में आवाज उठाई और 1995 की शुरुआत में जसवंत सिंह कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर भी गए। वहां उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वे दस्तावेज पेश किए जिनके आधार पर उन्होंने अवैध अंतिम संस्कारों के आरोप लगाए थे। उनके इन दावों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत में मानवाधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई। कनाडा में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वो पंजाब वापस न जाएं क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। और फिर 6 सितंबर 1995 को यही आशंका सच साबित हो गई। किताब के मुताबिक जसवंत सिंह अमृतसर में अपने घर के बाहर अपनी कार धो रहे थे। तभी पंजाब पुलिस की एक गाड़ी वहां पहुंची और कुछ पुलिसकर्मी उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाकर ले गए। इसके बाद वे लापता हो गए। पुलिस रिकॉर्ड में उनकी गिरफ्तारी का कोई आधिकारिक जिक्र नहीं है, जबकि पुलिस ने भी लंबे समय तक उनके बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया। अजमेर सिंह की किताब में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया दर्ज है। किताब के अनुसार अपहरण से कुछ समय पहले तरनतारन के तत्कालीन एसएसपी अजीत सिंह संधू ने जसवंत सिंह को कथित तौर पर धमकी दी थी कि अपनी ये जांच बंद कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। इसके जवाब में खालरा ने कहा कि मैं तो पीछे नहीं हट सकता और मैं तो इतिहास में शहीद कहलाऊंगा, लेकिन जिस पाप के सिस्टम को तुम चला रहे हो देखना एक दिन तुम खुद अपनी जान ले लोगे। और बाद की घटनाओं ने इस कहानी को और रहस्यमय बना दिया। जसवंत सिंह की गुमशुदगी की सीबीआई जांच के दौरान 1997 में एसएसपी अजीत सिंह संधू ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। हालांकि उनकी आत्महत्या के पीछे वजह को लेकर अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही था कि जसवंत सिंह के साथ आखिर हुआ क्या। इस मामले में सीबीआई के सरकारी गवाह बने स्पेशल पुलिस ऑफिसर कुलदीप सिंह ने अदालत में बयान दिया था कि जसवंत सिंह को तरनतारन के झबाल थाने में रखा गया। वहां उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं और बाद में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। गवाह के अनुसार उनके शव को भारी पत्थरों से बांधकर हरीके पत्तन इलाके में फेंक दिया गया। जसवंत सिंह के लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने हार नहीं मानी। पुलिस की कथित धमकियों और दबाव के बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। जांच और मुकदमे की लंबी प्रक्रिया के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब पुलिस के कई कर्मियों और अधिकारियों को दोषी ठहराया। बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रमुख दोष सिद्धियों को बरकरार रखा। इसमें डीएसपी जसपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर सतनाम सिंह, सुरिंदर पाल सिंह, जसबीर सिंह और हेड कांस्टेबल पृथ्वीपाल सिंह समेत अन्य शामिल थे। इस फैसले को भारत में हिरासत में हत्या से जुड़े सबसे चर्चित और जरूरी मामलों में से एक माना जाता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या जसवंत सिंह पूरी तरह से न्यूट्रल एक्टिविस्ट थे? तो इस सवाल पर आज भी कई मतभेद हैं। कुछ किताबों और रिपोर्ट्स में जिक्र मिलता है कि वो केवल मानवाधिकारों के मुद्दे तक सीमित नहीं थे, बल्कि लिबरेशन खालिस्तान नाम की एक मासिक पत्रिका से भी जुड़े थे।
अपने लेखों में वो चुनावी व्यवस्था पर तीखी आलोचना करते थे और सिखों के हथियारबंद प्रतिरोध और स्वतंत्र खालिस्तान के वैचारिक समर्थन की बात भी करते थे। इस वजह से उस दौर में सुरक्षा एजेंसियों ने उन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने का भी आरोप लगाया। हालांकि इन आरोपों को अदालत में कभी सिद्ध नहीं किया जा सका और न ही किसी ऐसे मामले में दोषी ठहराया गया। सालों बाद जसवंत सिंह के जीवन पर आधारित पंजाब 95 नाम की फिल्म बनाई गई, जिसमें दिलजीत दोसांझ ने मुख्य भूमिका निभाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएफसी ने फिल्म पर कई गंभीर आपत्तियां जताई और लगभग 127 कट्स लगाने को कहा। मेकर्स और सीबीएफसी के बीच इन कट्स को लेकर लंबा विवाद चला। बाद में मेकर्स ने सतलुज नाम से इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज कर दिया, लेकिन रिलीज के कुछ समय बाद ही इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। अब फिल्म हटने के बाद की वजह को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इससे एक बात यह भी तय है कि पंजाब का 90 के दशक का दौर भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में गिना जाता है, जहां एक तरफ आतंक और उग्रवाद ने हजारों लोगों की जान ले ली, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों को लेकर गंभीर सवाल उठे और इन्हीं सवालों ने जसवंत सिंह खालरा के नाम को इतिहास का एक अस्थायी हिस्सा बना दिया। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। इस पूरे मामले पर काउंटर इंसर्जेंसी के उस दौर और उसके डार्क साइड को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आतंक से लड़ाई में मानवाधिकारों से समझौता किया जा सकता है या फिर कानून का राज हर हाल में सबसे ऊपर होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।